हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन किस किस के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू मोशन। बॉडी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा था? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मोशन के आधार पे कैसा कैसा था? स्टैटिक और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में एक दो पार्ट और थे, कौन कौन? कैनेटिक और कैनेमेटिक। फिर उसमें क्या था? फिर उन सब का डेफिनेशन देख के हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका हम मतलब कि डेफिनेशन जानेंगे और जिनके बारे में आज जानेंगे। आज वही है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आज जानेंगे लेक्चर नंबर 3 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? टाइम। टाइम क्या है? तो इट इज़ द फंडामेंटल वे टू मेजर एनी इवेंट। ये एक फंडामेंटल वे है, मतलब कि एक आधारभूत बोलते हैं ना, तो आधारभूत तरीका है किसी भी इवेंट को, यानी कोई भी घटना को मापने का कोई आधारभूत तरीका है। क्या? टाइम। फंडामेंटल वे द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम को किस में मेजर किया जाता है? तो सेकेंड में मेजर किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का सिस्टम हो यूनिट का। एंड अदर रिलेटिव यूनिट लाइक मिनट एंड आवर। और दूसरे रिलेटिव यूनिट्स में भी इसको मेजर किया जाता है। कभी कभी मिनट में इसको मेजर किया जाता है या आवर में भी मेजर किया जाता है। टाइम के बारे में तो इतना सबको पता ही है, टाइम इससे ज़्यादा कुछ अब लिख भी नहीं सकते हैं। स्पेस ए बाउंडलेस 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन। एक ऐसा बाउंडलेस 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन, ऐसा जगह जहाँ पे इन विच ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, जहाँ पे वस्तु, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, जहाँ पे वस्तु और घटनाएं ऑकर्स, जहाँ पे वस्तु और घटनाएं ऑकर्स यानी पाए जाते हैं। हैज रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन, जहाँ पे हम उसके पोजीशन और डायरेक्शन को देखते हैं। स्पेस वैसा जगह, ये नहीं कि स्पेस अंतरिक्ष वाला नहीं, स्पेस यहीं पे मान के चलिए जहाँ पे हम कोई 3 डायमेंशनल चीज है, जहाँ पे हम उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसका घटना को ऑकर्स कर रहे हैं, और हैज रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन, यानी कि वो किस पोजीशन में रखा हुआ है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पता करते हैं। उसके बाद क्या है? मास। मास क्या है? तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच बॉडी कंटेन्स इज नोन एज मास। जो भी क्वांटिटी कंटेन करता है बॉडी, मतलब जो भी, जैसे कि मैटर का जो भी क्वांटिटी यानी पदार्थ की जो भी पदार्थ को जो बॉडी कंटेन करता है, मतलब कोई भी बॉडी है, मान के चलिए कोई बॉडी है, ठीक, इसमें छोटे छोटे कण पूरे पदार्थ से भरा हुआ है, सॉलिड स्टेट में। इसमें जितना भी पदार्थ होगा, जो एक ये बॉडी जितना भी पदार्थ कंटेन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मास। यानी कि इसका कुछ तो भार होगा ना, जो भी पदार्थ कंटेन कर रहा है। जैसे ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बोर्ड में जितना पदार्थ कंटेन कर रहा है ब्लैक बोर्ड, उसका अपना मास होगा। तो वही है, उसका अपना मतलब कि सॉरी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जितना पदार्थ कंटेन कर रहा है उसका जो भी होगा, मतलब बॉडी कंटेंस इज नोन एज मास। जो भी क्वांटिटी इस पर ब्लैक बोर्ड जो भी क्वांटिटी कंटेन कर रहा है उसको ही मास कहेंगे। इट इज वन ऑफ 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक है। 4 मतलब कि 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। और अदर रिलेटिव यूनिट्स मास का क्या क्या हो सकता है? ग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है, etc। देखते हैं एसआई यूनिट इन एमके एंड एमकेएस सिस्टम। एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में ही मापा जाता है। उसके बाद एफपीएस में, फुट पाउंड सिस्टम में, फुट पाउंड सेकेंड में पाउंड में नापा जाता है। किसको? मास को पाउंड में नापा जाता है। फिर सीजीएस में ग्राम में नापा जाता है। उसका देखते हैं वेट। वेट क्या है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जी। ये क्या है? प्रोडक्ट यानी गुना है, मतलब कि जो भी हम बोलते हैं कि हाँ, भार क्या है? तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का गुना, मतलब द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण बल से गुना करते हैं तब हमको भार मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो वही है, इट इज द प्रोडक्ट यानी कि गुणांक है, मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज दैट इज मतलब क्या हो गया? W इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि वेट, W इक्वल टू वेट एंड m इक्वल टू मास और g इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
फिर उसका द वैल्यू ऑफ जी, जी यानी कि जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी का वैल्यू टेकन किया जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें एसआई यूनिट में। यहाँ पे तो इतना टाइम खत्म होता है। अब देख लेते हैं मास और वेट में क्या कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस इसमें लिखवाते हैं, उसका थोड़े से जो भी और पॉइंट बचे हुए हैं उसको इस वीडियो में कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब डिफरेंस कंटिन्यू करते हैं, किसका, वेट और मास का। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कि मास और वेट का परिभाषा लिखाया था, उस आधार पे अब चलते हैं इनके डिफरेंस को देखते हैं। पहले क्या है, मास, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ये क्या है, परिभाषा के अनुसार इसमें किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी उसके द्वारा कंटेंट किया जाता है उसी को मास या द्रव्यमान बोलते हैं। इसका हिंदी द्रव्यमान होता है। तो वही है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो भी मैटर की क्वांटिटी कंटेंट किया जाता है उसी को मास कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई एक प्रकार का बॉडी है, इसमें जितना भी मैटर को कंटेंट किया जाएगा वही उसका मास कहलाएगा। इट इज अ फोर्स, वेट क्या है, वेट एक प्रकार का फोर्स है विच विथ द बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक प्रकार का फोर्स है जो कि विथ के साथ बॉडी के साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ को, अर्थ की तरफ बॉडी को हमेशा खींचता है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास का प्रोडक्ट ही तो है, इसी कारण ये भी एक फोर्स है। इसके कारण ये हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, उसका ये मान के चलिए इसमें कुछ मास होगा, उसके बाद इसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऊपर छोड़ते हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ हमेशा नीचे मतलब जाने की कोशिश करेगा ना मारकर, तो वही प्रकार है। तो उसी प्रकार मारकर नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि इसमें जो नीचे जा रहे हैं, यानी कि वेट के कारण जो नीचे जा रहा है वो फोर्स है। वेट एक प्रकार का फोर्स है। उसके बाद क्या है, इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है सभी प्लेसेस पे। कौन, मास, मास कांस्टेंट होता है। यानी कि देखिए, हम यहाँ पे इतना दूरी का पूरा मास निकालें, कांस्टेंट होगा। हम इसको यहाँ ले जाके मास निकालें इतना का, तो वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, जितना यहाँ पे आया उतना यहीं पे आएगा। हाँ, वो अलग थ्योरी होता है, वो अलग प्रकार होता है। जब मास चेंज होता है, कब चेंज होता है, जब हम इसमें से कुछ भाग निकाल दें तब मास चेंज हो सकता है। लेकिन कहा क्या है कि कांस्टेंट एट ऑल प्लेस, मतलब इसमें से हम मास को ना कोई क्षरण हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तब इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। भार डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट प्लेस पे। आप मतलब कि जो भी किसी आदमी का भार एक जगह पे है, वो चांद पे कुछ और होता है, 1/6 आप सुने होंगे, तो भार डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस पे। उसके क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि, खाली इसमें दिशा होता है, ये एक अदिश राशि है। कौन, मास अदिश राशि है, खाली इसमें दिशा होगा, सॉरी खाली इसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, खाली इसमें परिमाण होगा। यानी कि ये कितने किलोग्राम का है ये बताएगा, ये किस तरफ मूव कर रहा है ये नहीं बताएगा, खाली इसमें परिमाण होगा कि ये कितने किलो का है। इसका मैग्नीट्यूड आप जान सकते हैं खाली, कौन, किसका, मास का। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश, जिसमें आप किसी बॉडी का मास और उसका डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं। मास और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं कि हाँ किस प्रकार, किस तरफ ये मूव कर रहा है। जैसे कि वेट है तो नीचे की तरफ आता है, वो एक डायरेक्शन हो गया, और उसका अपना खुद का मास होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो ये एक सदिश राशि है जिसमें मास मतलब खुद का मास और डायरेक्शन दोनों उपलब्ध रहता है। उसका देखते हैं आगे। इट इज ए नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। द्रव्यमान वही, मतलब इस सब पोजीशन पे सेम होता है, तो इसका ये जीरो कैसे हो जाएगा। इट इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि मान के चलिए अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे ये जीरो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो बिल्कुल नगण्य काम करता है, यानी कि नगण्य के बराबर काम करता है। तो क्या हम क्या जानते हैं, एम इंटू जी, जी जब जी जीरो हो जाएगा तो एम भी जीरो हो जाएगा, तो यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वही ये सेंटर ऑफ अर्थ पे मतलब जीरो हो जाता है, वही है इस प्रकार। फिर इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, ये केजी होता है,
किसमें? एसआई यूनिट में, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम या केजी होता है, इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड या 1 न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड या 1 न्यूटन होता है। अभी इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि ये क्या है? एक प्रकार का फोर्स है यानी कि F इक्वल टू, फोर्स बराबर हम जानते हैं ना न्यूटन, तो वही होता है। इस प्रकार मान के चलिए तो W इक्वल टू M इंटू जी, M बराबर हम क्या जानते हैं? kg, g बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम हटा के न्यूटन भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि W बराबर जब F है तो हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। ये तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस था। अब आगे थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि हाँ, जैसे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, वो सब जानना है आपको। आप तो तक इसको नोट कर लीजिए, हम अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, इसमें बचे हुए थे। अब इन पॉइंट को खत्म करने के बाद हम स्केलर और वेक्टर स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में, होप सो वो खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। किसी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो होता है उसी को पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई पदार्थ है, ठीक, इसका सबसे छोटा इकाई पार्टिकल है, मतलब कि इस कण से ही मिलकर बना हुआ है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि जो उत्तरदायी होता है किसके लिए? फॉर्म करने के लिए, यानी पदार्थ को बनाने के लिए, और पदार्थ के विभिन्न, देखिए यही ना, पदार्थ के विभिन्न प्रकारों को बनाने के लिए, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ और उसके विभिन्न प्रकारों को बनाने के लिए ये डायमेंशन लेस होता है। पदार्थों को विभिन्न प्रकारों को बनाने के लिए ये डायमेंशन लेस, यानी कि जब इसका देखिए कोई पदार्थ का जब इतना छोटा सा, तो इसका हम निकाल सकते हैं किसी प्रकार से, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ भी बता सकते हैं, नहीं ना। तो उसी प्रकार जब इसका कुछ होगा ही नहीं तो इसका यूनिट भी नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी कि इसकी कोई बीमारी नहीं होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है कौन? पार्टिकल। उसके बाद पार्टिकल के हिसाब से बनने वाले मैटर, मतलब पार्टिकल के हिसाब से जो मेजर बनते हैं उनके आधार पर रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है। तो पहले रिजिड बॉडी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच ऑल पार्टिकल्स रिमेन एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड अनदर बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द लोड। क्या है? तो रिजिड बॉडी क्या है? तो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन यानी कि जो बोलते हैं ना संगठन, वही कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में या संख्या में पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। इन विच ए पार्टिकल, मतलब जिसमें पार्टिकल रिमेन एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसमें पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस में होता है। कब? एक दूसरे के साथ यार, जिसमें पार्टिकल फिक्स होता है कब? एक दूसरे के बिफोर पहले एंड आफ्टर बाद में। जैसे कि देखिए कोई भी आफ्टर अप्लाइंग द लोड, जैसे कि देखिए कोई भी एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, ये पहले लोड लगाने से पहले इस पोजीशन में था, ठीक, हम जब इस पे लोड लगाएं तब भी ये इसी पोजीशन में, यानी कि इस पे जो इफेक्ट पड़ने वाला था वो भी पड़ने के बाद भी ये इसी पोजीशन में, किसी प्रकार से डिफॉर्म नहीं हुआ, तब हम उसको रिजिड बोलेंगे। यानी कि जैसे मान के चलिए ठोस होता है ना, वही हुआ रिजिड बॉडी का हिंदी होता है ठोस बॉडी। तो वही है ठोस पदार्थ, सॉरी, वही है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उससे पहले की संरचना और उसके बाद की संरचना उस बॉडी की सेम रहती है, तब हम उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब फ्लेक्सिबल बॉडी, तो हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसकी पहले की संरचना और बाद की संरचना में अंतर आ जाए तब हम उसको फ्लेक्सिबल बॉडी बोलेंगे। तो वही है एक कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का, इन विच ऑल पार्टिकल रिमेन एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड अनदर एंड बिफोर अप्लाइंग अ लोड। देखिए यहाँ पे खाली है बिफोर अप्लाइंग ए लोड को अप्लाई करने से पहले बस, बट पार्टिकल्स आर इन वेरिएबल डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग द लोड को अप्लाई करने के बाद पार्टिकल जो होता है वो वेरिएबल हो जाता है। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जो था लोड,
हम ये बॉडी था, ठीक कंसिडर किए थे, इसमें लोड लगाए, बॉडी का लोड लगाने से पहले सेम ऐसा ही था, जब इसमें हम लोड लगाएं तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए लोड के कारण जो इफेक्ट आ रहा है वो साफ पता चल रहा है, रहना चाहिए था बॉडी को कुछ ऐसा, लेकिन लोड के कारण जो इफेक्ट आया वो ऐसा हो गया है। लोड के कारण जो इफेक्ट आया उसके कारण ही बॉडी ऐसा हो गया है। तो यहीं पे इस पार्टिकल में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ ना यहाँ पे, तो वही है कि पार्टिकल ये वेरिएबल डिस्टेंस में आ गया, मतलब पार्टिकल फ्लेक्सिबल हो गया, तो वहीं फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। यानी कि इसको कैसे बोल सकते हैं हम, ये कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बॉडी वैसे बॉडी को बोलते हैं जिसमें हम लोड लगाएं तो लोड के पहले की अवस्था और लोड के बाद की अवस्था दोनों में अंतर आए, उस बॉडी को हम फ्लेक्सिबल बॉडी बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं वेक्टर एंड स्केलर, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा था मतलब स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने बताने की बात की थी, तो चलिए अब स्केलर और वेक्टर देखते हैं मैकेनिक्स में, जिनको मतलब बांटा गया है क्वांटिटीज को, यानी कि जो भी राशियां हैं उनको मैकेनिक्स में स्केलर और वेक्टर में बांटा गया। और एक और है टेंसर में, क्या है, तो द क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स आर क्लासिफाइड यानी कि बांटा गया है एज स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, इन तीनों में बांटा गया है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर में। स्केलर क्या है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, thus the scalar has a unidirection, thus the scalar has a unidirectional aspects। क्या है, स्केलर क्वांटिटी को खाली स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि अदिश राशि को हमें व्यक्त करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है। यानी कि मान के चलिए ये कोई फोर्स लग रहा है उसका 40 किलो न्यूटन का, तो हमें बस 40 किलो न्यूटन को ही बताना है, इसका ये डायरेक्शन इधर है इधर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड रहता है। थस द स्केलर, इसका यूनि डायरेक्शन मतलब किसी भी तरफ डायरेक्शन हो सकता है उस एस्पेक्ट का, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका, तो वही होता है स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, टाइम में हमको कितना बजा बस इससे मतलब होता है, टाइम किस डायरेक्शन में है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर मास अभी जैसे कि बताया था कि उसमें खाली द्रव्यमान हमको चाहिए होता है, मतलब कितना किलोग्राम है वही हमको चाहिए होता है, बाकी हमको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। टेम्परेचर में कितना तापमान है आप ये देखते हैं, ये नहीं कि हाँ उत्तर दिशा में इतना तापमान है तो दक्षिण दिशा में इतना तापमान है, ये थोड़ी देखते हैं हम, बस बताते हैं जगह के अनुसार बताते हैं क्या वहाँ इतना तापमान है। वेक्टर क्वांटिटी आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होता है, किस का, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। यानी कि जो यही उदाहरण लेके चले तो ये जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 40 किलो न्यूटन लग रहा है किसी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इस डायरेक्शन में ये कोई बॉडी है, बॉडी के इस तरफ 40 किलो न्यूटन का, तो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है यही डायरेक्शन हमको होना चाहिए था, मतलब इसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर का। थस द वेक्टर हैज टू डायरेक्शन, वेक्टर में 2 डायरेक्शन हो सकता है, या तो इधर तरफ या तो इधर तरफ, या तो ये ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है, या तो ये ऐसे पैरेलल लग सकता है, इस बोर्ड पे ऐसे लग सकता है, या बोर्ड पे ऐसे लग सकता है, यानी कि पीछे की तरफ से मांगे चले, तो इसका 2 डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन एस्पेक्ट, इसमें 2 डायरेक्शन एस्पेक्ट किया जाता है कि हाँ इसमें 2 डायरेक्शन एक्सपेक्ट होगा। उसका क्या है, इसका तो वेट है, वेट जैसे कि अभी बताया था वेट m/g, मास है इस बॉडी में है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वेट इस बॉडी का एक फोर्स हो गया, तो ये नीचे जा रहा है, तो देखिए इसमें नीचे जा रहा है, डायरेक्शन हो गया, और इसका कितना मैग्नीट्यूड से नीचे जा रहा है वो बताता है। फिर वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ तक गए, यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन देखिए हम पहले एक बार इधर गए फिर एक बार इधर आए, तो यहाँ बता रहे ना कि हाँ हम इधर गए फिर इधर आए, किस मैग्नीट्यूड से गए वो भी बताएंगे, तो वही हो गया डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या है टेंशन, ए फिजिकल क्वांटिटी बीच इज नाइदर स्केलर और नॉट वेक्टर इज नोन एज टेंसर, जो कि ना ही जिसमें जो कि ना स्केलर में है ना वेक्टर में है उसको हम टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर। जैसे कि स्ट्रेस या स्ट्रेस देखिए पूरा बॉडी होल बॉडी पे लगता है, या स्ट्रेन भी है तो वो पूरा होल बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो वही हो गया कि जो मतलब कि पूरे होल बॉडी पे इफेक्ट करता है टेंसर उसी कहते हैं। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर और मतलब कि वेक्टर और स्केलर दोनों में नहीं आते हैं उन्हें टेंसर कहते हैं। ये तो हो गए
ये तो हो गए क्वांटिटीज। अब देखते हैं यूनिट को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं या कैसे स्टार्ट करते हैं। यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसी लेक्चर में जानते हैं, होप सो इसी लेक्चर में देखते हैं। बस थोड़ा सा और उसके बाद खत्म हो जाएगा यूनिट, उसका नेक्स्ट वीडियो से हम फोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। यूनिट खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको लेक्चर नंबर 4 एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉच टीच वेल इन बिहार। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम ID टीच वाले पे भी जाकर आप विजिट करके ये फुल वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉच टीच वेल इन बिहार।